हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैलेंस सॉन्ग। तो आज मैं आपकी सबकी डिमांड पर लेकर आ गई हूँ आप सबके साथ एपॉक्सी रेजिन का वीडियो। जी हाँ, आज ट्यूटोरियल नहीं है, आज एपॉक्सी रेजिन के बारे में आपको बताऊंगी कि ये क्या है, कैसे है और इसके साथ कैसे वर्क करते हैं। एज ए बिगनर लेवल पे आपके पास क्या क्या मटेरियल मस्ट होना चाहिए, और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस में स्कोप क्या है, कैसा है, और क्या टूल्स आपके काम के हैं एज ए बिगिनर लेवल पर और क्या नहीं है, ये सब आपको मैं बताने वाली हूँ आज। क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ जिसके बारे में मैं एज ए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर इसके प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको दूँ। तो आज मैं आपके साथ ये सब शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एपॉक्सी रेजिन है क्या। एपॉक्सी रेजिन एक तरीके के केमिकल्स हैं जिसमें रेजिन और हार्डनर दो केमिकल्स आते हैं। तो इन दोनों केमिकल्स को जब तक आप सेपरेट रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब इन दोनों केमिकल्स को एक रेशियो में आप मिक्स करते हैं तो ये मिलकर एक इस तरीके के केमिकल रिएक्शन करते हैं कि वो सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, बिल्कुल लाइक प्लास्टिक से भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसको तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरीके से केमिकल्स काम करते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ रेजिन और हार्डनर में भी। जैसे कि आप देख सकते हैं रेजिन, भी आपको शायद इसमें अपोजिट दिख रहा हो, रेजिन है और ये हार्डनर है। तो रेजिन और हार्डनर भी 2-3 टाइप्स के आते हैं, 2:1, 1:1 एंड 3:1। 2:1 अगर मैं आपसे बात करूँ एज ए बिगनर लेवल पर तो 2:1 ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ये एक हनी थिकनेस में रहता है, जैसे एक शहद की थिकनेस होती है उस तरीके से रहता है। बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं रहता और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप इसके साथ आराम से काम कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी सूखता नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता है सूखने में। तो हमें जब स्टार्टिंग लेवल पर हम वर्क करते हैं तो क्या हमें इतनी प्रैक्टिस तो होती ही नहीं है, इतना आइडिया नहीं होता है, तो हमें टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, करने में टाइम लगता है। तब तक क्या होता है, अगर जब 1:1 रेशियो का रेजिन और हार्डनर मिलने के बाद 1:1 वाला होता है, वो बहुत जल्दी ड्राई होता है। वो होता है बहुत एडवांस लेवल के लिए कि जिनको इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस है, उन्हें अपने बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर्स फिनिश करने हैं, बहुत जल्दी जल्दी वर्क फिनिश करना है, तो उन्होंने फटाफट डाला और काम किया और ख़त्म कर दिया। बट हमारे लिए ये 2:1 बेस्ट है। हाँ, अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें रेजिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगने वाली है, जैसे कि अगर आप नेम प्लेट बना रहे हैं जिसमें आपको रेजिन सिर्फ पोर करना है, तो कास्टिंग करनी है या आपको कोटिंग करनी है, तो कास्टिंग करनी तो अगर आपको करनी तो आप 3:1 भी रेशियो यूज़ कर सकते हैं। 3:1 लाइक थोड़ा सा वाटरी हनी के बाद थोड़ा सा इसको और ज़्यादा कह सकते हैं कि थिक नहीं होता है और ज़्यादा लाइट होता है, तो वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, बट वो उतनी ही जल्दी उसको फैलने का, गिरने का बहुत डर होता है। तो जहाँ तक मैंने इनके साथ वर्क किया है तो मुझे ऐसा लगता है 2:1 रेशियो का ज़्यादा बेस्ट है जब आप स्टार्ट कर रहे हो और छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं तब। हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसके साथ वर्क कर लेते हैं तो आप 3:1 पे भी आराम से काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हो गई रेजिन और हार्डनर की बात। सेकंड हम बात करेंगे, अच्छा इसको सेकंड इम्पॉर्टेंट अगर हम इसमें टूल्स की बात करें तो क्या है, ये मशीन। यस, आप इसके साथ काम कीजिए, या आप अगर स्टार्टिंग लेवल पे कर रहे हो और आपको लगता है मुझे सिर्फ और सिर्फ पेंडेंट, की चेन्स, राखियाँ और बिल्कुल छोटे प्रोडक्ट्स ही बनाने हैं, अभी मुझे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, तो आप इस तरीके का मेजरिंग कप भी यूज कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपको दोनों ही चीज़ों में इतना ध्यान रखना है कि इसके साथ जब आप काम कर रहे हैं तो इसमें भी आपको रेजिन और हार्डनर जब मिक्स करना है तो क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ डाल दिया। रेजिन और हार्डनर बहुत धीरे धीरे आपको डालना होता है, बहुत धीरे धीरे इसके साथ काम करना होता है, क्योंकि अगर इसकी रेशियो थोड़ा भी चेंज हो गया या थोड़ा भी अप डाउन हो गया तो ये क्योर नहीं होता, लिक्विडी फॉर्म में ही रहता है, ये ठीक नहीं होता, या सूखने के बाद ये बेंड हो जाता है। जबकि क्योंकि रेजिन सूखने के बाद प्रोडक्ट बेंड नहीं होते हैं, बट अगर आपने इसको ठीक से मिक्स नहीं किया है तो ये सूखने के बाद बेंड हो जाता है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल हार्ड है ना, इस तरीके से रेजिन इस तरीके से हार्ड रहना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल हार्ड रहना चाहिए, वो बेंड नहीं होता। बट अगर ये क्योर नहीं होगा तो ये इस तरीके ये बेंड हो जाता है, या फिर ये लिक्विड ही रहेगा, सूखेगा ही नहीं पूरी तरीके से। अगर आप इसके साथ काम नहीं करते, इसके साथ काम करते हैं
तो अभी आपको ध्यान रहना है कि इधर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ग्राम में काम करते हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस पे साथ वर्क करते हैं। तो आपको ग्राम पे काम करना है तो आप इसको ध्यान दीजिए कि आप इस पर कोई भी वेट ना हो टेयर से। तो हम ये ऑन ऑफ कर रहे हैं तो अभी ये ग्राम्स पर है, तो हम यहाँ पर अभी ये 0 आ गया है। तो आप कोई भी कप रख रहे हैं या कुछ भी रख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप इसका वेट 0 कर लीजिए। तो आपने ये टेयर कर दिया, इसका वेट 0 कर दिया। अब आप इसमें रेजिन डालिए, ठीक है। रेजिन जैसे अगर आप 40 ग्राम ले रहे हैं या 20 ग्राम ले रहे हैं तो आपको हार्डनर सिर्फ और सिर्फ उसका हाफ लेना है। यानी कि अगर आपने 20 ग्राम रेजिन लिया है तो आपको 10 ग्राम हार्डनर को यूज़ करना है। और इसमें इस तरीके से डालने के बाद अगर आपको जैसे मैथ में कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने इतना रेजिन डाल दिया, अब मैं हार्डनर को कैसे कैलकुलेट करूँ उसमें, तो आप रेजिन को डालने के बाद भी इसको टेयर कर दीजिए और उसके बाद फिर आप हार्डनर को इसमें मिक्स कीजिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी हम रेजिन और हार्डनर या कोई भी प्रोडक्ट इसमें डालते हैं तो बहुत धीरे धीरे डालना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये वेट स्केल क्या करता है कि हम इसमें लिक्विड डालते हैं, हम इसमें डालते जाते हैं, हमें लगता है कि इसमें नंबर आया नहीं है, पर जब वो 1 सेकेंड बाद या 2-5 सेकेंड बाद उसमें देखते हैं तो नंबर एक साथ बढ़ जाते हैं। यानी कि वो वेट धीरे धीरे इसके ये स्केल कर पाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत स्लोली धीरे धीरे आपको वेट इसमें डालना है, मतलब रुक रुक के डालना है। पहले आप देख लीजिए कि आपके रुकने के बाद वो नंबर्स बढ़ तो नहीं रहे हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट डालिए बहुत धीरे से हाथ से। अब इसमें एक टिप और है कि जब भी आप रेजिन और हार्डनर डालते हैं और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो क्या होता है कि इसमें बबल्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो आपको क्या रखना है कि अगर या तो आप डायरेक्ट डालेंगे तो बबल्स तो आएंगे ही, नॉर्मल सी बात है। तो कोशिश ही कीजिए, जैसे अगर आपको लगता है कि मुझे इतना प्रोसेस लंबा नहीं करना कि बबल्स आएँ, ये करना है, तो आप इस तरीके से एक स्टिक को रख लीजिए, या तो आप इसकी किनारे पे डालिए रेजिन और हार्डनर ग्लास की, इसकी किनारे पे डालिए। बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इधर लिक्विड फैलने का डर रहता है। तो आप इस तरीके से एक स्टिक रख लीजिए और इसके ऊपर यहाँ डालिए। उससे क्या है, ये धीरे 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 जाएगा, तो फिर क्या है, बबल्स की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। अदरवाइज़ अगर आ भी जाते हैं तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये वेट स्केल की बात हो गई और इसके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए। आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमेशा रेजिन डालने के बाद 1 मिनट रुकिए, उसको चेक कीजिए कि उसका वेट आ गया है, बिल्कुल स्टेबल हो गया है, नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, और रुक रुक के डालिए। इसमें बहुत आपको धीरे धीरे काम करना है इसके साथ। सबसे पहले हम सेफ्टी की बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या लेना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। तो मास्क ले लीजिए आप, ठीक है, और गॉगल ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट गॉगल ले लीजिए, और ग्लव्स ले लीजिए। अभी मेरे पास ग्लव्स का पैकेट साइज नहीं है, मैंने कहीं रख दिया है, तो इस तरीके से आप ग्लव्स ले लीजिए। ग्लव्स को दोनों हाथों में अच्छे से कवर अप करके पहन के ही आप इस पर वर्क करना। नेक्स्ट हम सेफ्टी के बाद बात करेंगे कि आप अब आगे क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम रेजिन का वर्क करते हैं तो रेजिन थोड़ा बहुत गिरता ही है, और अभी तो स्टार्टिंग है और आगे भी वो गिरता ही है। तो हमें मेक श्योर कि इस तरीके की, जैसे मैंने ये प्लास्टिक सीट बिछा रखी है, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट या कोई भी प्लास्टिक सीट आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका जो वर्क स्टेशन है, वहाँ पर आप इस तरीके से इसको सेटअप कर लीजिए, डाल लीजिए। क्योंकि फिर एक बार अगर ये वुड पर या किसी जगह पे या किसी कपड़े पर लग जाता है तो उसको क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप इस तरीके से एक प्लास्टिक सीट लगा लीजिए, और जब भी आपको लगता है कि गिर गया, तो अब अगर आप 1-2 घंटे या 2-3 घंटे के अंदर इस बेड पाइप से उसको क्लीन भी कर देंगे तो वो ईजिली क्लीन हो जाएगा, और आपका कोई सरफेस गंदा भी नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके के बाद आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम काम करते हैं तो हमारे कपड़ों पे भी गिर जाता है, तो एक एप्रन पहन लीजिए। उससे क्या होगा कि आप कभी अगर थोड़ा बहुत हाथ लग भी जाता है, गिर भी जाता है, तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक एप्रन का भी यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में, जो रेजिन का काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको एज ए बिगिनर लेवल पर भी उनको लेना ही चाहिए। मैं आपको बहुत मिनिमम टूल्स बताऊंगी जो ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है, ये लेवल चेक करने के लिए लेवल है। इसका क्या काम होता है कि जब हम किसी भी सरफेस पे वर्क कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ये टेबल है जैसे कि, तो ये किस तरफ जाता है। क्योंकि जब हम रेजिन का काम कर रहे हैं, जैसे मैं एक ट्रे में रेजिन का काम करूँगी या किसी में प्लेट में, जैसे मैंने ये बनाई हुई है, इसमें रेजिन का काम किया, मान लीजिए मेरी टेबल इस तरफ ज़्यादा है, झुकी हुई ज़्यादा है और इस तरफ है, तो जब मैं दोनों तरफ से रेजिन डालूँगी इसमें, तो धीरे धीरे रेजिन क्या है, अपना खुद से लिक्विड है जैसे पानी होता है, तो जैसे अगर इस तरफ झुकी ज़्यादा है तो मेरा पूरा रेजिन इस तरफ ज़्यादा आ जाएगा,
और इस तरफ कम रह जाएगा। और उससे क्या होगा, जैसे मैंने कलर मिक्स किए हैं, ये कलर है, ये कलर है, अगर ये इस तरफ पूरा आ जाएगा तो ये जो कलर है ये नहीं दिखाई देगा, पूरा कलर इस तरफ आ जाएगा और मोल्ड में भी ये ऊपर तक ज़्यादा आ जाएगा और इस तरफ तो ये इक्वली नहीं आएगा। तो हम इससे चेक करते हैं कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उस जगह का लेवल बिल्कुल इक्वल है हर तरफ से कि नहीं है। तो आप इसमें चेक कर लीजिए। देखिए हल्का सा इधर जा रहा है, तो बहुत कम, इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम। ये जो बबल है ये बीच में रहना चाहिए, ये हल्का से इस तरफ ज़्यादा है, तो हम इस तरफ से टेबल को हल्का सा अप कर देंगे। तो इसका काम ये होता है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को चेक कीजिएगा और ये ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना हमारा, अगर हमने कोई भी कोस्टर या बड़ा वर्क किया तो रेजिन का पूरा काम ख़राब हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइसक्रीम स्टिक्स, ठीक है, आइसक्रीम स्टिक्स और इस तरीके के ग्लास, डिस्पोजल ग्लासेस, प्लास्टिक वाले भी आप ले सकते हैं, बट ये छोटे हैं, बेटर रहते हैं। और ये बंडल ही ले लीजिएगा एक बार में, काफ़ी लगते हैं तो बार बार। और इस तरीके का मेजरिंग कप जो कि मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप इस पर देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से। तो ये मेजरिंग कप और इस तरीके से डिस्पोजल ग्लास, स्टिक्स, ठीक है। और टूल्स की बात करूँगी मैं, अगर आप ज्वेलरी का या कोई भी वर्क करते हैं, की चेन्स वगैरह, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये तो हर ही आर्ट में ज़रूरत पड़ती है। ये टूल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब आप स्टार्टिंग में काम करते हैं। तो ये किस लिए होता है? ये होता है कि जब आप रेजिन में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर थोड़ा बहुत उसमें रह जाता है और आपको फिनिशिंग देनी है हैंड्स के लिए, जैसे ये मैंने राखी है, अब इसमें हल्की फुल्की फिनिशिंग रह गई है, ये आप देख सकते होंगे। ये हल्की फुल्की अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ये देखिए। तो मैं क्या करूँगी, इससे इसको क्लीन कर दूँगी बहुत ईज़िली। ना मुझे इसमें सैंड करना है, ना मुझे इससे घिसना है, ना मुझे कुछ करना है। तो ये इससे एक हल्का सा जो इसकी शार्पनेस होती है वो चली जाएगी, और एक्स्ट्रा जो कभी कभी थोड़ा बहुत निकला होता है वो भी चला जाता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ये सैंड पेपर की। सैंड पेपर क्यों ज़रूरी है? सैंड पेपर इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम फ्लावर वाले कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर निकल के रह जाता है, तो उनको हमें घिसने के लिए या उनको इक्वली शेप देने के लिए, या फिर किसी की सरफेस बहुत ज़्यादा नुकीली होती है, तो उस सरफेस को घिसने के लिए स्मूथ, अब जैसे ये थोड़ा थोड़ा ऊपर, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा थोड़ा ये ऊपर निकला हुआ है, इसकी इक्वली शेप नहीं है, तो इसको मैं सैंड पेपर पर लूँगी और इस तरीके से घिस लूँगी, तो ये इक्वल हो जाएगी। और उसके बाद इस पर ट्रांसपेरेंट रेजिन की एक कोट डाल दूँगी। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ये पहनने में कंफर्टेबल होगा, किसी को चुभेगा नहीं। देखो कोई भी प्रोडक्ट ना बना के देना बहुत इजी है, बट उसको एज ए फिनिशिंग ऐसा कंफर्टेबल बना के देना कि वो लॉन्ग टाइम यूज कर सके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वर्क लगता है, हार्ड वर्क लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बट आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है उसके थ्रू। जैसे मान लीजिए ये मैंने ये बनाया है बुक मार्क। अब ये बुक मार्क में ये देखिए फ्लावर्स हैं, तो ये फ्लावर्स ही ऊपर निकले हुए हैं, ये देखिए। तो इनको मैं थोड़ा सा कट करूँगी इसके थ्रू, निकालने के बाद जितना हो सकेगा ईजिली, और उसके बाद इसको हल्का सा शार्प करके उस पर रेजिन की एक ट्रांसपेरेंट कोट दे दूँगी, तो इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्कर की। ये तो डेकोरेटिव करने के लिए है या कुछ लिखने के लिए, तो ये सिल्वर मार्कर, ये गोल्डन मार्कर, ये डेकोपाच मार्कर हैं, ऑयल मार्कर हैं। तो इनका क्या है कि ये ऑयल में ख़राब नहीं होते, लिक्विड में ख़राब नहीं होते हैं, तो इसके लिए ये परमानेंट मार्कर, अगर मुझे किसी का नाम लिखना है या कुछ स्टिकर्स लगाने हैं तो उसके लिए ये हो गए आपके। अब नेक्स्ट ये देखिए वैसलीन। ओके, अब आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, वैसलीन बहुत काम का है। और मैं आपको बताऊँ, आप जैसे मान लीजिए आपने काम किया तो सबसे पहले आप इसको लगा लीजिए। एक तो आपके हैंड्स ड्राई नहीं होते हैं कभी भी। देखो रेजिन केमिकल्स हैं, इससे हमें अपने हाथ को बचाना ही चाहिए, पर इनकेस लग भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस पे लगा लीजिए। जब जैसे मान लीजिए मुझे इस पर कोटिंग देनी है एक और, ठीक है, और कोटिंग अगर थोड़ी ओवर हो गई, मुझे लग रहा है रेजिन नीचे जा सकता है, पर मुझे यहाँ पर ड्रॉप्स नहीं चाहिए इसकी रेजिन की, क्योंकि रेजिन जब लिक्विड है तो नीचे आ जाएगा, तो हो सकता है इस पर ड्रॉप्स भी आ जाए। तो आप पहले यहाँ पे वैसलीन लगा दीजिए। उससे क्या होगा, जब ये 2-4 घंटे बाद सूख भी जाएगा ना, 5-6 घंटे बाद आपको लगेगा, क्योंकि तुरंत तो आप नहीं इसको हिला सकते, आपने रेजिन की कोट डाली तुरंत तो नहीं आप इसको हिला सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वैसलीन लगी होगी तो वो क्योंकि लिक्विड ही रहेगा, हार्ड नहीं होगा, तो ईजिली आप उसको
क्लीन कर सकते हैं। इसका मोस्ट ऑफ काम MDF पर होता है। जब हम वॉच वगैरह या कुछ बनाते हैं तो पहले लगा दीजिए, और फिर क्या होता है कि आप उस पर जब डालते हैं तो वो नीचे गिरता ही है, तो बहुत ईजिली फिर ही निकल जाता है। और आप ग्लव्स वगैरह और अपने हाथों पे पहले लगा लीजिए तो रेजिन बहुत ईजिली निकल जाएगा, और हैंड्स ड्राई भी नहीं होते हैं। बैड वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कहाँ आपका रेजिन गिर जाए, कलर गिर जाए, आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, फटाफट बैड वाइब्स निकालिए, क्योंकि अगर आपने एक बार क्लॉथ यूज़ किया तो क्लॉथ फेंकना ही पड़ जाएगा। फटाफट बैड वाइप्स निकालिए और यूज़ कीजिए उसको, ईज़िली क्लीन हो जाएगा। फिर आते हैं मोल्ड्स, क्योंकि मोल्ड्स के बिना तो कुछ होने ही वाला नहीं है। तो ये है राखी मोल्ड्स। मोल्ड्स की कोई कमी नहीं है, मोल्ड्स की कोई वो नहीं है कि आप कितने भी ले सकते हैं। वैरायटी की बहुत सारी वैरायटी है, वैसे आप पूरा अकॉर्डिंग कि आप क्या बनाना चाहते हैं, स्टार्टिंग में क्या करना चाहते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से आप छोटी छोटी चीज़ें ही लीजिए। जैसे एक किचन है, अल्फ़ाबेट किचन रेजिन में बहुत चलती हैं, तो ये किचन्स के लिए है, किचन के लिए यूज़ कीजिए। पैंडेड है। अच्छा, मोल्ड्स के साथ साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि ये है ब्लो टॉर्च, बबल्स निकालने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि रेजिन को जब हम मिक्स करते हैं आपस में तो बबल्स आ जाते हैं मिक्स करने का, तो उसको बहुत स्लोली मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स कैसे करना है ये ना मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया है, राखियों की चेन की वीडियो में अच्छे से समझाया है कि कैसे आपको डालना है। डालने का तो आज भी मैंने प्रोसेस बताई है, पर मिक्स कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया है उस वीडियो में, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मटेरियल नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि अगर वो मिक्स करना अलग हो जाता है। देखिए इस तरीके से फ्लेम होती है, तो आप जब इसमें आई रिकमेंड कि अगर आप जैसे कि छोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो इसमें इसको यूज़ मत करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि हाँ इससे करते तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जब छोटा होता है तो मोल्ड की तरफ ज़्यादा जाता है, जैसे ये है। तो इसमें मैं अगर इस तरीके से यूज़ करती हूँ तो ठीक है, पर अगर थोड़ा सा भी होता है तो मोल्ड की तरफ जाता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आप इस तरीके के छोटे प्रोडक्ट्स में ना ये बबल बस्टर ले सकते हैं, ये ठीक रहता है। अच्छा, बबल बस्टर की भी एक प्रॉब्लम ये है, वैसे तो ठीक है, बट अगर ये आपने का मोल्ड फुल है, यहाँ तक है, जैसे मान लीजिए आपने फुल कर रखा है, आपको कोई अब ट्रांसपेरेंट लेयर भी नहीं देनी है, अभी तो मैंने इसमें स्पेस छोड़ा है, तो जब आप ज़्यादा कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार आपने 3-4 बार कर दिया, ज़्यादा कर देते हैं तो फिर ये, क्योंकि ये बहुत पतला कर देता है रेजिन को, तो ये फैलने लगता है, थोड़ा सा चारों तरफ निकलने लगता है, क्योंकि रेजिन को पतला करता है तो रेजिन ओवरफ्लो होने लगता है। तो मेक श्योर आप बहुत कम करें, 2-3 ही स्प्रे करें, और थोड़ा ऊंचाई से या थोड़ा दूरी से करें। और इसका यूज़ ना आप इस तरीके की थाली में करें, या जो आपको बड़ा आइटम बनाना है, आपको लग रहा है जिसका एरिया या थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, वहाँ पे आप इसका यूज़ करें बबल्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। टेक्निक कैसे करनी है ये मैं आपको आगे बताऊँगी, आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। अभी आप ये समझिए कि क्या क्या आपको एज ए बिगनर लेवल पर लेना है। और अब बात कर लेते हैं पिगमेंट्स की, कलर्स की, ठीक है। अच्छा, पिगमेंट्स कलर्स बहुत तरीके के होते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ एज ए बिगनर और बेसिक लेवल पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि रेजिन में क्वालिटी की और क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है, वैराइटीज़ की। आप कितना भी जाके लाखों का भी सामान ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिगमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये है पर्ल पिगमेंट्स, आप देख सकते हैं, ये पर्ल पिगमेंट्स हैं। इस तरीके के पाउडरी फॉर्म में आते हैं और थोड़ा सिमरी होते हैं। ये बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ये इस तरीके से पर्ल पिगमेंट होते हैं। ये बहुत कम यूज़ होता है, लाइक इतना, बस एक बार में इतना यूज़ होता है। तो ये पर्ल पिगमेंट है, ठीक है। पर्ल पिगमेंट लगभग हर जगह थोड़ा थोड़ा रेट अलग ही होता है, बट अराउंड 80 to 110 की रेंज में वन बॉक्स आ जाता है। इस तरीके से 1 बॉटल आ जाती है। तो ये अलग अलग क्वांटिटी के पर्ल पिगमेंट है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ 3-4 कलर ही लीजिए, जिसमें 2 कलर मस्ट हैं, जैसे मेटालिक पर्ल पिगमेंट और ये वाइट पर्ल पिगमेंट। इस तरीके से ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी आप अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, आपको कैसे पर्ल पिगमेंट चाहिए। अच्छा, पर्ल पिगमेंट किस तरीके से बनने के बाद किस तरीके से आता है। पर्ल पिगमेंट में क्या होता है, हल्का ट्रांसपेरेंसी रहती है और हल्के से टेक्सचर्स रहते हैं। जैसे ये पर्ल पिगमेंट का राखी मैंने बनाई है, तो ये वाली पर्ल पिगमेंट है। जैसे कि इसमें आप ये ग्रीन इफेक्ट देख सकते हैं और ये वाला इफेक्ट देखते हैं। इन दोनों पिगमेंट्स को अलग अलग मिक्स करके मैंने दोनों को इस तरीके से एक साथ मोल्ड में डाला है, कि यानी इस तरफ से ये कलर और इस तरफ से ये कलर एक साथ मैंने मोल्ड में डाला है। तो ये इस तरीके का इफेक्ट बन के रेडी है। तो ये हो गया पर्ल पिगमेंट। आप देख सकते होंगे हल्की सी ट्रांसपेरेंसी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, और शाइनी लुक आता है इसके साथ, है ना, बहुत शाइनी लुक आता है इसके साथ, सिमरी लुक आता है। तो ये पर्ल पिगमेंट की राखियाँ हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और
जैसे ये की चेन है, तो ये की चेन भी पर्ल पिगमेंट है। आप देखिए ये मेटालिक पर्ल पिगमेंट है, तो ये की चेन भी पर्ल पिगमेंट हो गया। ठीक है, तो पर्ल पिगमेंट का यूज़ इस तरीके से होता है। अच्छा, रेजिन अगर हम नॉर्मली विदाउट किसी पिगमेंट की यूज़ करते हैं तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट, अब देखो मैं बोल रही थी जैसे कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है और हमें लगता है ये मेरा थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं इसको धीरे धीरे इसके थ्रू क्लीन करूँगी और फिर इसको धीरे धीरे बिल्कुल शेप में लेके आऊँगी। तो ये देखो मैंने पर्ल राखी बनाई हुई है ट्रांसपेरेंट में, इसमें हल्का वाइट वाला डाला है तो थोड़ा सा सिमरी लुक आया है। ये हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको ओपेक पिगमेंट। ओपेक पिगमेंट क्या होते हैं, इस तरीके से ये ब्लैक है, ठीक है, वही वाइट है ओपेक पिगमेंट। ओपेक पिगमेंट जिस जगह पे आपको लगता है कि आपको ट्रांसपेरेंस नहीं दिखाना, जैसे एमडीएफ पे काम करने के लिए, एमडीएफ पे जब हम क्लॉक पे या नेम प्लेट बनाते हैं, एमडीएफ पे वर्क करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि एमडीएफ दिखाई दे, तो आपको ओपेक पिगमेंट्स वहाँ पे यूज़ करने हैं। जहाँ तक क्लॉक है, नेम प्लेट्स हो गए, या ऐसी जगह जहाँ पर हमें पीछे का बैक हमें नहीं दिखाना है, हमें नहीं बताना है कि नीचे क्या लगा हुआ है, बिल्कुल कलर नहीं, तो उस तरीके से ओपेक पिगमेंट्स यूज़ होते हैं। ये लिक्विडी फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं, मतलब एक गाढ़ा पेस्ट जैसा होता है, ये इस तरीके से आप देखिए। तो बहुत थोड़ा सा इसको भी लेते हैं। अच्छा, लेने का तरीका क्या होगा, आइसक्रीम स्टिक्स जो होती हैं हम तो उन्हीं के थ्रू घोलते हैं ना, तो आइसक्रीम स्टिक्स से हमें लेना होता है पिंच, बस जरा सा, जैसे ये टिप है ना, इस टिप पे लेते हुए जस्ट जितना आ जाए बस, ये नहीं कि यहाँ तक ले लिया, वो पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप उसके साथ वर्क करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बस हमें ऐसे लेना होता है कि बस हल्का सा इस तरीके से लेना होता है, जब यहाँ पे सिर्फ इस टिप पे जितना पिगमेंट आता है उतना हमें एक गिलास में या एक टाइम में। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर बात अलग है, आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जब हम स्टार्ट में काम करते हैं तो हमें इतना ही लेना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हम अब अल्कोहल इंक की। अच्छा, इसमें मेटालिक मीका पाउडर्स भी आते हैं। मीका पाउडर्स अभी मेरे पास नहीं है, जो मैं 1-2 लेकर आई थी वो थोड़े खत्म हो चुके हैं, और वो कुछ पर्ल पिगमेंट जैसा ही लुक देते हैं, तो अभी मैं इनको ही यूज़ कर रही हूँ। मीका पाउडर्स भी आते हैं, पर्ल पिगमेंट की तरह उनके पाउडर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल इंक की। ये देखिए, ये अल्कोहल इंक है, ये 2 तरीके की आती है, मुझे पहले नहीं पता था, बट अभी मैंने धीरे धीरे वर्क किया है तो सीखा है। बियॉन्ड अल्कोहल इंक, ये अलग से आती है, देखिए इसमें ये मैं पूरा सेट लेकर आई हूँ बियॉन्ड अल्कोहल इंक्स। इसका बियॉन्ड अल्कोहल इंक का वाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब हम कुछ बड़े रिच लुक के वर्क करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अल्कोहल इंक थोड़ा थिक रहे, तो ये वाले अल्कोहल इंक्स और परमानेंट लुक रहे, थोड़ा सा मतलब अच्छा रिच लुक आए, तो इनके साथ हम वर्क करते हैं। जैसे बियॉन्ड के गोल्ड है, ठीक है, और ये मेटालिक अल्कोहल इंक है, मेटालिक पिगमेंट है ये, ठीक है, और ये अलग अलग तरीके की इंक है। अच्छा, इंक का रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली मैं आपको बताऊँ, मुझे इंक के साथ काम करना बहुत पसंद है। देखना चाहेंगे क्यों? ये देखिए, ट्रांसपेरेंट रेजिन आप डालिए और उसके साथ 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप अल्कोहल इंक डालिए, सीरियसली इतना प्यारा रिजल्ट आता है। आप जैसा चाहें वैसा टेक्सचर बना सकते हैं स्टिक के थ्रू थोड़ा बहुत, और गोल्ड फ्लेक्स डाल दीजिए इसके साथ और मार्कर के साथ। ये देखिए कितनी प्यारी राखी रेडी है, लुक है ना। ये भी अल्कोहल इंक का वर्क है, देखिए अल्कोहल इंक, इसके साथ आप देख सकते होंगे मैंने थोड़े से गोल्डन फ्लेक्स डाले हैं, थोड़े से फ्लावर्स डाले हैं रिच लुक देने के लिए। जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी तो ये इसका लुक बहुत प्रिटी आने वाला है। जैसे कि ये देखिए अल्कोहल इंक के साथ फ्लावर और स्टिकर लगा के, मार्कर लगा के किस तरीके रेडी होकर कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका, देखिए। तो ये अल्कोहल इंक का लुक है। तो अल्कोहल इंक जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी पूरी, आपका नीचे का सरफेस भी आप इजीली देख पाएंगे। ये देखिए, तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, टेक्सचर्स दिखाने हैं, पैटर्न्स दिखाने हैं, वहाँ पे आप अल्कोहल इंक का यूज़ कीजिए। और अगर फ्लावर्स या आप अदर चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वो चीज़ें भी दिखानी है, अंदर क्या डाला हुआ देखिए, फ्लावर्स डले हैं, तो मैंने बहुत हल्की सी अल्कोहल इंक इसमें ऐड करी है, तो इसके साथ इसका ये लुक आ रहा है।
ठीक है, अब कलर्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राई फ्लावर्स की। इस तरीके से ड्राई फ्लावर्स आते हैं, बहुत वैरायटीज़ हैं। बट आप स्टार्टिंग में मेरी बात मानिए कि थोड़ा ही लीजिए, इतना ज़्यादा यूज़ हम छोटी छोटी चीज़ों में कम ही यूज़ कर पाते हैं, तो आप ले सकते हैं। आप घर पे भी ड्राई कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस अलग है और उसके लिए सिलिका जेल सब कुछ आता है। तो आप ड्राई फ्लावर्स का भी यूज कर सकते हैं। इनको आप घर पे भी ड्राई कर सकते हैं, पर वो प्रोसेस थोड़ी अलग है, जिसको मैं आपको आगे कभी बताऊंगी। अब जैसे कि आप बात कर लेते हैं इस तरीके के कुछ ग्लिटर्स की। आप ग्लिटर्स में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ग्लिटर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ला सकते हैं। और हाँ, ये गोल्डन फ्लेक्स का यूज़ बहुत होता है, इसको जरूर लेके आइए। इसका यूज़ अलग अलग बहुत सारी जगह आता है। देखिए, ये देखिए, ये गोल्डन फ्लेक्स का यूज़ है, और राखियों में भी और फ्रेम में भी, हर जगह देखिए गोल्डन फ्लेक्स का यूज़ किया हुआ है मैंने। तो गोल्डन फ्लेक्स का यूज़ हर मोस्ट ऑफ जगह होता है, तो गोल्डन फ्लेक्स जरूर लेके। इसमें सिल्वर फ्लेक्स है, रोज़ गोल्ड की भी ऑप्शंस होते हैं, आप उनको भी ला सकते हैं। और कुछ इस तरीके से ड्रेस भी आते हैं, इसमें शेप अलग अलग होते हैं, हार्ट शेप, फ्लावर शेप। आप जाएंगे शॉप पे, आपको ह्यूज वेराइटीज़ देखने को मिलेगी, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। और बात करूँगी मैं आपके साथ स्टोन्स की। स्टोन्स इस तरीके से स्टोन्स आते हैं, अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप में, डिज़ाइंस में। तो ये ना बहुत प्यारा लुक देते हैं। अगर मैं जैसे आपको बताऊँ, मैंने कुछ फ्लावर्स राखी बनाई हुई हैं, वो कीचेन्स बनाई हुई हैं। मेरे पास अभी वो स्टोन्स फिनिश हो गए हैं, तो मैं आपको बस दिखा देती हूँ। देखिए, ये कीचेन में इस तरीके के स्टोन्स, ये देखिए, ये स्टोन्स है और ये देखो ग्लिटर, दोनों और फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन करके ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है। तो आप इस तरीके के स्टोन्स, और इसमें अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप उनको ला सकते हैं। बाकी आप मोती ले आइए। ये देखिए, मैंने पर्ल पिगमेंट्स हैं, इनको यूज़ किया है। और मैं आपको देखो दिखा देती हूँ। देखिए, इनके साथ इस तरीके के स्टोन्स भी थे मेरे पास, वो भी यूज़ किए हैं मैंने। और ये देखिए, ग्लिटर्स के साथ मैंने बनाया, अल्कोहल इंक और ग्लिटर्स के साथ इनको बनाया है। और ये देखिए, फ्लावर्स के साथ और अल्कोहल इंक के साथ। ये पर्ल पिगमेंट के आप देख सकते हैं, पर्ल पिगमेंट का रिजल्ट है। देखिए, इन पे अभी ये फिनिशिंग होगी, रेडी होगी, तो आपको समझ में आएगा। और इसमें फिर आप वैरायटी की तो कोई मतलब आपको मैं बताऊँ कोई कमी नहीं है। आप जो जो ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने नज़र बट्टू इसमें ऐड किया है, ये बीड्स इसमें ऐड किए हैं, और ये नायलॉन का धागा है। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जो जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप वाइट पर्ल्स भी ला सकते हैं। और ये देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स के साथ इसको बनाया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आप बड़े वर्क करेंगे, बड़े बड़े आर्ट वर्क्स करेंगे, तो आप ये देखिए, ये इस तरीके के क्रिस्टल्स आते हैं, जो टेबल वर्क या कॉफ़ी टेबल या क्लॉक वर्क उनमें होते हैं, उनमें यूज़ करते हैं। ये पर्ल्स हैं, इन पर्ल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आपको और दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बाउल्स हैं, और इस तरीके से ब्रेसलेट टाइप के आते हैं। आप इनको राखी भी कह सकते हैं, राखी भी बना सकते हैं, इस तरीके में ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। इनके साथ चेन आती है, ये गोल्डन फ्लेक्स हैं देखिए। और ये देखिए, ये थाली में लगाने के लिए, या फिर आप लंबा राखी बनाना चाहते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। ये स्टोन्स आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये स्टोन्स कुछ। और इस तरीके से बच्चों के किड्स के लिए भी ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आप किड्स के लिए चीज़ें बना सकते हैं। तो ना इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, इतनी वैरायटी है। ये तो आपकी चॉइस है टोटली कि आप क्या क्या शॉप पर लेकर आते हैं, क्या क्या करते हैं। ये देखिए, मैंने अल्कोहल इंक के साथ बनाई है, 3 अलग अलग अल्कोहल इंक हैं, और इसमें गोल्डन फ्लेक्स बीच में डाली हुई हैं मैंने। तो आप इसके साथ बहुत ही ब्यूटीफुली इनका लुक आ जाता है। और इस तरीके की सीड्स आती हैं, मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, क्योंकि यूज़ मैंने कर लिए हैं काफ़ी। इस तरीके की सीट्स आती हैं, मेटेलिक सीट्स आती हैं, तो आप जो लिखना चाहें अलग अलग प्रिंट में। और इस तरीके से नेम वाली भी आती हैं, जिससे आप अगर नेम लिखना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट यूज़ कीजिए और नेम लिख दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से।
और ग्लव्स यूज़ करने के लिए मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में मोस्ट ऑफ सब कुछ कवर अप कर दिया है, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, बाकी आप अपने उसको प्रोडक्ट को पैक करने के लिए पैकिंग मटेरियल ला सकते हैं, और आप क्या बनाना है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सामान आता है। ये देखो किड्स राखियाँ हैं, मैंने किड्स इस तरीके की शॉप में मिल जाती हैं। ये पूरी लुम्बा राखी है जिसको मैंने पूरा रेडी किया है इस तरीके से, पूरी राखी बना के, और ये ऐड करके कार्ड्स के साथ ये पॉलिथीन आती हैं। तो ये फल राखियाँ हो गई, तो ये पूरी, और ये ओपेक पिगमेंट्स की राखियाँ हैं। देखिए आपको मैं दिखा रही थी ना कि ओपेक पिगमेंट्स के रिजल्ट क्या होते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी नीचे सरफेस दिखाई ना दे, वो ओपेक पिगमेंट्स की राखियाँ होती हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिल्कुल कि नीचे क्या दिखाई दे रहा है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ये ओपेक पिगमेंट्स की राखियाँ हैं। पिगमेंट्स आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं कलर, जैसे मैंने इसमें सिंगल रेड कलर यूज़ किया हुआ है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला कलर यूज़ करें। ये देखिए, तो ये था सारा मटेरियल जिसको मैंने आपको दिखा दिया है, और आफ्टर बनने के बाद का लुक भी आपको दिखा दिया है। ये बुक मार्क है जो मैंने रेडी किया और जिसके साथ ये टेसल है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको एज ए बिगनर लेवल पर सारी नॉलेज दी है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका खास मुझे यूज़ समझ आया नहीं, क्योंकि जब मैंने उनको ट्राई किया तो वो वर्क नहीं कर पाए ज़्यादा। जैसे कि मैं बात करूँ ड्रॉपर की, कि अगर छोटी छोटी चीज़ों में मुझे बहुत कम रेजिन डालना था तो ड्रॉपर को यूज़ करूँ, बट उसको जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसमें बबल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा वो काम का है। और मोल्ड टेप यूज़ कर लीजिए। टेप जब आपको मोल्ड को क्लीन करना है तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट टेप आता है चौड़ा वाला जो, और जब आपको लग रहा है कि आपका मोल्ड गंदा है तो मैंने वो क्लीन करने की टेक्निक भी आपको बताई है। बट अगर आपको लग रहा है कि जैसे आपका मोल्ड गंदा है तो आप टेप को कट कीजिए, और इस तरीके से जैसे इस पर टेप चिपका के और इस तरीके से बार बार खींच के इसको क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है क्लीन ही है तो जैसे आप बैट वाइप से भी क्लीन कर सकते हैं, बट उसको 2 मिनट फिर रेस्ट दीजिए सूखने के लिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि यूज़ करके आपने तुरंत उसमें रेजिन डाल दिया, क्योंकि उसमें हमें मॉइस्चर नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप आगे क्या क्या मटेरियल, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मटेरियल है। बट ये एज ए बिगनर लेवल का था, इसमें आप बहुत कम चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि मेरा तो वर्क रहता है और ऑर्डर्स रहते हैं, तो मैंने थोड़ा अभी क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर ली है। आप इसमें बहुत कम चीज़ें लेकर आइए, स्टार्टिंग में 3-4 पिगमेंट्स लेकर आइए सिर्फ, और 2-3 इंक काफ़ी हैं आपके लिए, 2-3 ओपेक पिगमेंट्स काफ़ी हैं, ब्लैक एंड वाइट बेसिक होते हैं, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर आप रेजिन के आगे ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे मैं इसके ट्यूटोरियल्स आपके साथ लेकर आती रहूँगी। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। हाँ, इन टेक्निक्स को आपको साथ शेयर करती रहूँगी, कैसे आप टिप्स एंड ट्रिक्स को भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बने रहिएगा मेरे चैनल पर मेरे साथ।